वेलकम टू रेजांगला एजुकेशन। माय नेम इज़ नितेश और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटर का नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था और हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं, वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है और किसी भी एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होता है ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। आज हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। हमने क्या देखा था, अगर मेरे पास ये एक पॉइंट चार्ज है, ये एक पॉइंट चार्ज है Q, ये एक पॉइंट चार्ज है मेरे पास Q, इसकी वजह से किसी एक डिस्टेंस R के ऊपर पोटेंशियल कितना होता था, इसके ऊपर पोटेंशियल होता था हमारे पास V, जो आता था KQ/R। एंड इसी डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता था हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड आता था वो आता था KQ/R स्क्वायर। ये दोनों चीज़ें हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर आ गया। एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आ गया हमारे पास, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर। मतलब जितना आर को बढ़ाएंगे उतना पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, है ना। जितना आर को बढ़ाएंगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगा। लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे आर को अगर 2 टाइम्स करेंगे तो इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है वो 2 टाइम्स ही बढ़ेगा। मान लो आर को मैंने 2 टाइम्स कम कर दिया तो पोटेंशियल है वो 2 टाइम्स ही बढ़ेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास अगर आर को मैंने 2 टाइम्स कम कर दिया तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर है। तो इसका ग्राफ थोड़ा दोनों का अलग बनता है। कैसा ग्राफ बनता है देखो, ये मैंने बना ली एक्सिस ऑफ, सेकेंड रुको, ये आ गई हमारे पास E और V की एक्सिस और ये आ गई हमारे पास R की एक्सिस। इधर हमारे पास हो गया E और V और इस साइड आ गया हमारे पास R। तो इन दोनों में ग्राफ क्या आएगा, इलेक्ट्रिक, पहले हम बना लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ये आ गया मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ। अब बना लेते हैं पोटेंशियल के लिए। तो पोटेंशियल के लिए ग्राफ थोड़ा सा ऐसा आएगा, 1 सेकेंड रुको, ठीक है। ये आ गया हमारे पास पोटेंशियल के लिए ग्राफ। यहाँ पे ये ग्राफ क्यों आया है, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर है, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर है। तो चलो ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। मान लो हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेज है, Q1, Q2, Q3 अप टू Q4, Q5 एंड अप टू Qn। n नंबर ऑफ चार्जेज की वजह से किसी एक जगह पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ा था और इलेक्ट्रिक फोर्स भी पढ़ा था। अब n नंबर ऑफ चार्जेज की वजह से किसी एक जगह पे पोटेंशियल कितना होगा वो देखते हैं। अब n नंबर ऑफ चार्जेज हैं, इनकी वजह से मुझे इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल बताना है कि इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या होगा। तो R1 से ये वाली डिस्टेंस है हमारे पास, Q1 से R1 है, ये वाली R2 है। ऐसे ही हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेज हैं, तो सारी की सारी डिस्टेंस मैंने ले ली, ये आ गई मेरे पास Rn। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसमें डायरेक्ट सभी का जो पोटेंशियल आएगा उसको ऐड कर देंगे। तो इसको ऐड कर दो, हमारे पास V किसके इक्वल आएगा, V1 प्लस V2 प्लस अप टू Vn। V1 की वैल्यू कितनी आएगी, KQ1/R1। V2 की वैल्यू कितनी आएगी, KQ2/R2 प्लस Vn की वैल्यू कितनी आएगी, KQn/Rn। तो ये आ गया हमारे पास पोटेंशियल ड्यू टू ए n नंबर ऑफ चार्जेस। तो इसकी आप हेडिंग डालना है तो डाल सकते हो, पोटेंशियल ड्यू टू n नंबर ऑफ चार्जेस।
ठीक है, तो चलो अब हम आगे चलते हैं। अब हम इलेक्ट्रिक डायपोल का बात करते हैं। पहले लास्ट चैप्टर में हमने पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था ड्यू टू ए डायपोल। एक डायपोल की वजह से फील्ड कितना आया था वो देखा था। आज हम पढ़ेंगे एक डायपोल की वजह से पोटेंशियल कितना आएगा। एक डायपोल की वजह से पोटेंशियल कितना आएगा। चलो, तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल। डायपोल की वजह से पोटेंशियल, तो मैंने यहाँ पे एक डायपोल मान लिया। ये मैंने मान लिया माइनस क्यू चार्ज एंड ये मैंने मान लिया प्लस क्यू चार्ज। इन दोनों की वजह से इन दोनों का सेंटर हो गया ये वाला। सेंटर में इस सेंटर को मैंने ओरिजिन भी मान लिया है और ये दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई 2a, तो ये वाली डिस्टेंस a हो गई और ये वाली डिस्टेंस भी a हो गई। अब मुझे किसी डिस्टेंस r के ऊपर पोटेंशियल बताना है इसकी वजह से, तो मैंने ये ले ली एक डिस्टेंस r। ये कोई डिस्टेंस r है, ये कोई डिस्टेंस है r। इस पॉइंट पे मुझे बताना है पोटेंशियल क्या होगा। और ये क्या एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है थीटा। ये एंगल थीटा बना रहा है। चलो तो निकालते हैं। अब इस डिस्टेंस के ऊपर मुझे क्या लेना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे मान लिया कि ये वाली डिस्टेंस, ये मैंने चार्ज ले लिया 1 नाम दे दो इसको, और इसको मैंने 2 नाम दे दिया। तो ये मैंने ये मान लिया 2 से ये वाली डिस्टेंस, 2 से ये वाली डिस्टेंस r2 है और 1 से ये वाली डिस्टेंस है वो r1 है। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है r1। एक सेकंड रुको। ये हो गई r1। ठीक है, r1 हो गई 1 से और 2 से हो गई ये r2। r1 है ये। 1 सेकेंड रुक जाओ बस। ओके, ये r1 हो गई और ये r2 हो गई। 1 से ये पॉइंट मैंने मान लिया कोई x पॉइंट मान लेते हैं। p तो हमारे पास हम डायपोल को भी बोल रहे हैं, तो ये हो गया हमारे पास x। तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट क्या आएगा हमारे पास, डायपोल मोमेंट आ गया q इंटू 2a। ये तो आ गया हमारे पास डायपोल मोमेंट। ठीक है, अब इस पॉइंट के ऊपर x पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या होगा। अभी अभी मैंने बताया था अगर हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो सभी की वजह से जो पोटेंशियल आता है उस पॉइंट के ऊपर उसको जोड़ दो। अब हमारे पास यहाँ पे 2 चार्जेस हैं तो दोनों की वजह से पोटेंशियल आएगा, तो दोनों का पोटेंशियल निकाल के उनको वहाँ पे जोड़ दो। पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज लेना है, नेगेटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव चार्ज लेना है। तो 1 की वजह से पोटेंशियल निकालते हैं इस पॉइंट पे। पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 1 की वजह से पोटेंशियल कितना आएगा हमारे पास, पोटेंशियल आ जाएगा 1 की वजह से k, q की वैल्यू है -q, तो ये -q आ गया डिवाइडेड बाय r1। ऐसे ही पोटेंशियल निकाल लो सेकंड चार्ज की वजह से, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 2 की वजह से पोटेंशियल कितना आएगा, ये चार्ज 2 है जो हमारे पास क्या है +1 प्लस पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से v2 आ गया हमारे पास kq/r2। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दो तो हमारे पास जो पोटेंशियल आ जाएगा नेट पोटेंशियल, कितना आ गया, v आ गया जो आ गया v1 प्लस
V2। V की वैल्यू आ गई हमारे पास, V1 की वैल्यू कितनी है, KQ माइनस KQ बाय R1 प्लस KQ बाय R2। तो ये V आ गया, KQ को कॉमन ले लो, इसको मैंने आगे लिख दिया 1/R2 माइनस 1/R1। इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो V आ गया मेरे पास KQ, R1 R2 एलसीएम आ गया, और ये आ गया मेरे पास R1 R2 एलसीएम आ गया, और ये आ गया मेरे पास R1 माइनस R2। मतलब हमें अब निकालना क्या है, R1 माइनस R2। R1 और R2 की वैल्यू हमारे पास आ गई, हमें R1 निकालना है और R2 निकालना है। R1 और R2 की वैल्यू आ गई तो पोटेंशियल निकल जाएगा। तो चलो अब R1 और R2 की वैल्यू निकालते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पे R2 की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे देखो जो हमारे पास 2A डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है। मैंने क्या किया, इसके ऊपर ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, इस लाइन के ऊपर ये एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, एक इधर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, इसको मैंने आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया, और यहाँ पे भी मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे ये जो R2 है ये इसके इक्वल होगी, और जो ये R1 है वो इसके इक्वल होगी। ठीक है, तो मुझे ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। यहाँ पे ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी क्या बन गया, थीटा बन गया, है ना। और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, A है, और ये वाली डिस्टेंस को मैंने x मान लिया, और इसको भी मैंने x मान लिया। मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी है। इस x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये वाली ट्रायंगल ले रही हूँ मैं, ये वाली, ये मेरे पास हो गया, ये मेरे पास हो गया x, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है ये, और ये मेरे पास हो गया A, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला एंगल है हमारे पास थीटा। जितनी ये होगी उतनी ये होगी, क्योंकि इधर भी सेम चीज़ें, ये A है, थीटा है, x है। x की वैल्यू कितनी आएगी, ये एक ट्रायंगल बन गई। यहाँ पे हमारे पास देखो कोस थीटा की वैल्यू निकालो। कोस थीटा की वैल्यू क्या आती है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास x आ गया और हाइपोटेन्यूज आ गया A आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, A कोस थीटा। तो x की वैल्यू हमारे पास ये वाली भी क्या आ गई, A कोस थीटा, एंड ये वाली x की वैल्यू भी क्या आ गई, A कोस थीटा। ठीक है, 1 सेकेंड रुको, ये वाले x की वैल्यू आ गई हमारे पास A कोस थीटा, और ये वाले x की वैल्यू भी आ गई A कोस थीटा। अब हमें ये वाली डिस्टेंस R2 निकालते हैं, चलिए पहले R1 निकालते हैं। हमें ये वाली डिस्टेंस चाहिए, है ना, हमें ये वाली चाहिए। ये हमें पता है R दे रखी है, ये वाली कितनी होगी, R प्लस x, ये पूरी निकालनी है। हमें इतनी पता है R है, और इतनी हमारे पास x आई है, तो पूरी कितनी हो गई, R प्लस x। तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, R1 की वैल्यू आ गई R प्लस x, और x की वैल्यू कितनी है, A कोस थीटा। R2 की वैल्यू कितनी आएगी, देखो यहाँ से हमने निकाल लिया है, R1 कितना है, A प्लस x आ गया है, और R2 कितना आएगा यहाँ से, R2 देखो ये पूरी इतनी हमें निकालनी है, ये पूरी दे रखी है, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे, ये पूरी दे रखी है, इसमें से ये माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगी। ये कितनी आएगी, ये A नहीं है, R प्लस x है, R प्लस x, तो ये क्या आएगी, R माइनस x आ जाएगी, है ना। तो R2 की वैल्यू हमारे पास आ गई, R2 की वैल्यू आ गई R माइनस A कोस थीटा, R माइनस A कोस थीटा आ गई। ठीक है, तो अब इसमें बस वैल्यू पुट कर दो, तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पोटेंशियल हमारे पास आ गया KQ, R1 की वैल्यू है R प्लस A कोस थीटा, माइनस R2 की वैल्यू है R माइनस A कोस थीटा। वन सेकेंड रुको, डिवाइडेड बाई R1 इंटू R2। R2 की वैल्यू है हमारे पास R माइनस A कोस थीटा, और R1 की वैल्यू है R प्लस A कोस थीटा। R प्लस A कोस थीटा। ठीक है, अब इसको सोल्व कर देते हैं। V की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, V आ गया
के क्यू, यहाँ से देखो आर से आर कैंसिल आउट होगा, 2a कोस थीटा आएगा ऊपर, 2a कोस थीटा, और नीचे आ गया हमारे पास आर माइनस ए कोस थीटा इंटू आर प्लस ए कोस थीटा। क्या फॉर्मूला बन गया? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये क्या बन गया मेरे पास? आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। ठीक है, यहाँ पे देखो बच्चों, जो हमारे पास कोस थीटा है वो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल होगी। कोस थीटा हमारे पास कितना है? कोस थीटा की वैल्यू है x बाई ए, या फिर ये निकाल सकते हैं x की वैल्यू कितनी है हमारे पास? a, x की वैल्यू आई है a कोस थीटा। तो कोस थीटा की वैल्यू होगी वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होगी। तो इसको, और a की वैल्यू हमारे पास वैसे भी बहुत स्मॉल है आर के कंपैरिजन में। अगर हम मान लो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, कोस थीटा की वैल्यू -1 से +1 होती है, इसी के ही बीच में कुछ होगी, और a की वैल्यू है हमारे पास, a है हमारे पास वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है आर से, है ना। a की वैल्यू जो हमारे पास डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होगी, तो इस पूरे को नेगलेक्ट कर सकते हैं। इस पूरे आर के कंपैरिजन में कोस थीटा भी छोटा होगा बहुत, और ए भी छोटा होगा, तो इस पूरे को मैंने नेगलेक्ट कर दिया। तो इसको क्या क्या आ गया हमारे पास? v की वैल्यू आ गई के ए इंटू 2a कोस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। क्यू है ये के क्यू इंटू 2a कोस थीटा बाय आर स्क्वेयर। क्यू इंटू 2a हमारे पास बन गया p, है ना। ये क्या बन गया मेरे पास? के पी कोस थीटा बाय आर स्क्वेयर। ये बन गया मेरे पास पोटेंशियल। तो पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है? पोटेंशियल हमारे पास पोटेंशियल आ गया के पी कोस थीटा बाय आर स्क्वेयर। यहाँ पे इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं हम। क्या लिख दिया मैंने? के पी डॉट आर कैप बाय आर स्क्वेयर। आर कैप क्या है? एक यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। तो यहाँ से हम क्या आ गया हमारे पास? के पी का मैग्नीट्यूड इंटू आर कैप का मैग्नीट्यूड इंटू कोस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। तो यहाँ से हमारे पास फिर से वही आ गया, v इजक्वल टू के पी कोस थीटा बाय आर स्क्वेयर, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। ये एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, अब देखो, अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे निकाला था और इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकाला था। सेम यहाँ पे भी कर सकते हैं, एक्सियल पॉइंट पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकाल सकते हैं। तो एट एक्सियल पॉइंट एक्सियल पॉइंट पे क्या होगा? थीटा क्या होगा? 0 डिग्री होगा, और v की वैल्यू कितनी आ गई? कोस थीटा 0, कोस 0 कितना होता है? 1। तो ये क्या आ गया हमारे पास? के पी बाय आर स्क्वायर। अब निकाल लेते हैं एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट पे थीटा क्या होता है? 90 डिग्री होता है। इक्वेटोरियल पॉइंट पे थीटा 90 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम पोटेंशियल निकालेंगे तो वो क्या आएगा? कोस थीटा क्या आएगा? थीटा 90 डिग्री पे 0, तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा? 0। तो एक्सियल पॉइंट पे क्या होता है? के पी बाई आर स्क्वेयर होता है, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे इक्वेटोरियल पॉइंट पे 0। अब यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड था डाइपोल की वजह से वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब था, एंड पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर आया है ना। ये भी डिफरेंस है। जैसे हमारे पास एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो डिफरेंस था, सेम वैसा सा सिमिलर वैसा सा डिफरेंस आ रहा है थोड़ा सा। तो ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। इसका एक और तरीका है निकालने का, वो हम कब निकाल सकते हैं? जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन पता हो। पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं, जब हमें पोटेंशियल में और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन पता होगा तो हम उसी का यूज करके निकाल देंगे पोटेंशियल। ठीक है, तो उसमें हमें सिर्फ वो फॉर्मूला याद करने की, मतलब डिराइव करने की ज़रूरत पड़ती है। चलो, तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस।
इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इसके नाम से ही पता लग रहा है, इक्वी और पोटेंशियल, जहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम, जहाँ पे जिस पॉइंट पे जिन, या फिर ये बोल सकते हैं जिन पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम होगा वो होंगे इक्वेटोरियल सरफेसेस। जैसे मान लो मैंने एक पोटेंशियल को क्या डिफाइन किया था कि मेरे पास एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट मेरे पास बी है, तो ए से मान लो बी से ए पे गए थे, तो मैंने क्या लिखा था, पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल पॉइंट इज इक्वल टू वर्क, कोई चार्ज है क्यू नोट, वर्क डन फ्रॉम इन गोइंग फ्रॉम बी टू ए बाय ए चार्ज क्यू नोट। तो यहाँ पे अगर मैंने ये कह दिया पोटेंशियल दोनों पॉइंट पे सेम है, डेल्टा पी, पोटेंशियल दोनों पॉइंट पे सेम है, तो ये हो गया मेरे पास पी ए इज इक्वल टू पी बी। मतलब इसका क्या हो गया, डेल्टा पी क्या है, 0 है, और इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे वर्क डन होगा इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू, या फिर बी टू ए जो भी है, इज इक्वल टू 0। मतलब इक्वी पोटेंशियल सरफेस वो सरफेस हो गया जहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, दोनों पॉइंट्स पे सेम होगा, और अगर इन दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम है तो मुझे यहाँ से यहाँ जाने के लिए कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। वर्क डन क्या आएगा इन दोनों सरफेसेज के बीच में, 0। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो गया। देखो यहाँ पे फिर से रिवाइज करवा देते एक बार। ये मेरे पास पॉइंट बी था, क्यू नोट चार्ज को ए पे लेके आए थे, तो ये मैंने फॉर्मूला पहले बताया था। इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होगा, जहाँ पे पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, जहाँ पे पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पे पी ए इज इक्वल टू पी बी, तो डेल्टा पी आ गया 0, तो वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम बी टू ए क्या आ गया, 0। तो बी टू ए नहीं, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में जहाँ जिसका पोटेंशियल सेम है वहाँ पे वर्क डन क्या आएगा, 0 आएगा। अब वर्क डन 0 आया है, तो एक चार्ज को वर्क डन 0 आया है हमारे पास, तो एक चार्ज को वर्क डन क्या किससे लिखते हैं हम, एफ डॉट डी एक्स से लिखते हैं, एफ डॉट डी एक्स या फिर डी एल कुछ भी मान लो। एफ हमारे पास हो जाएगा क्यू इंटू ई, क्यू नोट इंटू ई डॉट डी एल। अब मान लो मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके जा रही हूँ, जो हमने पोटेंशियल की डेफिनेशन में बताया था कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी पॉइंट से एक किसी इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लेके आते हैं, तो क्यू नोट की वैल्यू अगर 0 है, सॉरी क्यू नोट की अगर वैल्यू +1 कूलम है, तो यहाँ पे वर्क डन कितना हो जाएगा हमारे पास, ई डॉट डी एल। और ई डॉट डी एल वर्क डन हमारे पास कितना है पोटेंशियल सरफेसिस में, इक्वी पोटेंशियल सरफेसिस में 0 है, तो ई डॉट डी एल भी किसके इक्वल आ गया, ई डॉट डी एल आ गया हमारे पास 0 के इक्वल। और डॉट प्रोडक्ट हमारे पास होता है ई का मैग्नीट्यूड डी एल का मैग्नीट्यूड, ई का मैग्नीट्यूड डी एल का मैग्नीट्यूड इंटू कोस ऑफ थीटा, डी एल का मैग्नीट्यूड इंटू कोस ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू 0। अब ना तो ई 0 हो सकता ना ई डी एल 0 हो सकता है ना, एक चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और किसी डिस्टेंस पे भी होगा, तो यहाँ पे क्या 0 होगा, इसका मतलब हो गया कोस थीटा है यहाँ पे वो 0 है। कोस थीटा 0 कहाँ पे होता है, 90 डिग्री पे, मतलब थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, इसका मतलब हमारे पास हो गया E इज परपेंडिकुलर टू DL, E इज परपेंडिकुलर टू DL। मतलब किसी डिस्टेंस पे एक किसी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो कहाँ पे होगा, परपेंडिकुलर टू द जो हमारे पास डिस्टेंस है उसके परपेंडिकुलर होगा। कैसे पता करेंगे, जैसे मान लो हमारे पास एक चार्ज Q है ना, ये चार्ज Q है, इसकी वजह से ये हमारे पास आ गया इक्विपोटेंशियल सरफेस आ गया। तो इस कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस हो गई है ना, इस पॉइंट के ऊपर ये क्या आएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो E इज परपेंडिकुलर टू DL। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, चलो नेक्स्ट इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जो हमारे पास पोटेंशियल आया है वो आता है KQ/R।
मतलब अगर आर कांस्टेंट है तो वहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, है ना। के भी कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है, मतलब आर कांस्टेंट हो गई तो पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया। इसका मतलब क्या है, अगर आर इज इक्वल टू कांस्टेंट तो इसका मतलब हो गया कि पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। अगर आर है वो कांस्टेंट है तो पोटेंशियल हो गया वो कांस्टेंट होगा। ठीक है। अब इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखो, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता क्या है ना। इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता क्या है, इट इज ए सरफेस at every point of which पोटेंशियल इज सेम, जहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। सेकेंड पॉइंट आता है, वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम, एक किसी भी एक पोटेंशियल सरफेस में जाते हैं तो वहाँ पे वर्क डन क्या आएगा, जीरो। इन मूविंग ऑन एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज जीरो। थर्ड पॉइंट आता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू डीएल, जिस डिस्टेंस पे हम निकाल रहे हैं उसके परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज perpendicular to the डिस्टेंस, या फिर डीएल कुछ भी मान लो, परपेंडिकुलर टू डीएल ही लिख लेते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर टू डीएल, जो डिस्टेंस होती है उसके परपेंडिकुलर होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है फोर्थ पॉइंट, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। अभी समझाएंगे ये एग्जांपल लेके कि कैसे आएगा। इक्वी पोटेंशियल surfaces are closer in strong electric field and weaker in are closer and farther apart एक सेकेंड, farther apart in weak electric field। इस इन चारों का मतलब समझते हैं अब। ठीक है, इन चारों का मतलब समझते हैं कि इनका मतलब क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इक्वी पोटेंशियल सरफेसेज ड्रॉ करते हैं। मान लो हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q, ये मैंने ले लिया एक पॉइंट चार्ज Q, प्लस Q ले लेते हैं, ये मैंने ले लिया एक पॉइंट चार्ज Q।
इसकी वजह से पोटेंशियल क्या आएगा, बस प्लस लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे, एक प्लस चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या आएगा। पहले तो प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं, क्या डायरेक्शन आएगी, ये इधर आएगी, ऐसे आएगी, ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए पॉइंट चार्ज कैसा होगा, जो इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। हमने क्या बोला, जो डिस्टेंस होगी वो परपेंडिकुलर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो ये इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये आ गया, इसकी वजह से एक पोटेंशियल सरफेस, दूसरा, तीसरा, चौथा, कितने भी बना लो चाहे, है ना, ये चौथा, कितने भी बना लो चाहे। लेकिन जैसे इसमें क्या आ गया हमारे पास, इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर, इन दोनों पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। इस पॉइंट के ऊपर भी सेम ही रहेगा। ये जैसे ये एक सरफेस आ गया, इसके ऊपर कहीं पे भी निकाल लो, इसमें कहीं पे भी निकालो, हर जगह पे पोटेंशियल सेम आएगा। एक सर्कल ये थी, इस सर्कल में भी कहीं पे भी निकाल लो, पोटेंशियल हर जगह पे, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे भी 10 होगा, यहाँ पे भी 10 है, हर जगह पे 10 होगा। इस वाले में क्या आएगा, इस वाले में किसी जगह पे मान लो 15 है, 10 है, कितना भी है, हर जगह पे सेम आएगा। ये देखें, ये आगे देखेंगे कि यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे कम होगा या फिर ज़्यादा होगा, ये बाद में देखेंगे। तो चलो अभी इक्विपोटेंशियल सरफेस आ गया हमारे पास पॉजिटिव चार्ज की वजह से, एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से। अगर हमारे पास एक मान लो एक रोड है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस टाइप से है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो इसकी वजह से पोटेंशियल क्या आएगा, इसकी वजह से जो पोटेंशियल बनेगा वो ये बनेगा, ये बन गए इक्विपोटेंशियल सरफेसेज फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है ना। ये जो हमारे पास जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये जा रही है, तो ये जो सरफेस है ना, इसके ऊपर कहीं पे भी निकाल लो, हर जगह पे पोटेंशियल आएगा वो सेम आएगा। और ये जो सरफेस है, इसमें हम लोग इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पे मूव करेंगे, ऐसे मूव करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कोई भी वर्क डन नहीं होगा, ठीक है। और ये वाले क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होंगे, यही बोला था मैंने, इज परपेंडिकुलर टू डीएल। इलेक्ट्रिक जो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आएंगे उसके। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मान लो मेरे पास एक डाइपोल आ गया, ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और ये मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है। इनकी वजह से कैसा होगा, ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई, कैसी डिस्टेंस आ रही है, ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई। अब पहले इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, और हमें पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर आएगा, है ना। तो यहाँ पे चलो ड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी आएंगी। मैंने ड्रॉ करवाई थी आप लोगों को, वन सेकेंड रुको, इसकी वजह से ये आ गई, सॉरी, इसकी वजह से कैसी आएंगी, इनवर्ड, नेगेटिव चार्ज की वजह से इनवर्ड, है ना। अब यहाँ पे कैसी हो जाएंगी, यहाँ पे हमारे पास पता है ऐसी होती है, फिर उसके बाद ये ऐसे जाती हैं, इधर ये ऐसे जाती हैं, ठीक है। अब मैंने वहाँ पे क्या बोला है, अब मैंने यहाँ पे एक लाइन और बोली है, क्या लाइन बोली है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जहाँ पे कहाँ पे क्लोजर होंगे, जहाँ पे फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगी, और जहाँ पे फील्ड लाइंस कम होंगी वहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फार्दर अपार्ट होंगे। तो यहाँ पे देखो, एक जैसे अगर और लाइंस बनाएंगे तो ये ऐसे आ जाएगी,
और इधर आ जाएगी एक, है ना। ये ऐसे बना सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, ठीक है। इसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे आएंगे, यहाँ पे ज़्यादा लाइंस रहेंगी और इधर कम लाइंस रहेंगी, तो यहाँ पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आएगा वो ये आएगा। एक बन गया, इधर भी ये बना दिया मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब क्या आ गया, यहाँ पे फील्ड लाइंस ज़्यादा रहेंगी, वन सेकेंड रुको, ये आ गया हमारे पास, क्या हो रहा है ये, यहाँ पे अब इधर क्लोज आते जाएंगे और इधर दूर होती जाएगी, और इसके बीच में यहाँ पे एक न्यूट्रल पॉइंट होता है, तो यहाँ पे कैसी आएंगी इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये आ गया और ये आ गया, ठीक है। तो इधर क्लोज होंगे और इधर फार्दर अपार्ट हो जाएंगे, ये आ गया इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू ए डाइपोल। अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक ये पॉजिटिव नेगेटिव लिया था, पॉजिटिव पॉजिटिव ले लो, ये आ गया मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज ये, और दूसरा एक ये आ गया सिमिलर चार्ज। आप नेगेटिव नेगेटिव के लिए करके देखना। इसकी वजह से फील्ड लाइंस कैसी आई थी, इसकी वजह से फील्ड लाइंस हमारे पास ये वाली आई थी, पॉजिटिव की वजह से अवे 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 अवे, और यहाँ पे ऐसे चली गई थी। क्योंकि ये हमारे पास क्या था, एक न्यूट्रल पॉइंट था। मैं ज़्यादा नहीं बना रही हूँ यहाँ पे, आप इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इधर भी आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जाती हैं। अब इसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या आएगा, देखो इसमें यहाँ पे ये आ गया हमारे पास फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये आ गया एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास, देखो यहाँ पे फील्ड लाइंस कम है और इधर फील्ड लाइंस ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे ये रिपेल कर जाती है ना, ये रिपेल कर जाती है, तो इसमें कैसा आएगा, इधर क्लोजर आ गया और इधर अपार्ट आ गया, अब यहाँ पे ये ऐसे आ जाएगा, फिर ये ऐसे आने लग जाएगा, ठीक है। ये क्या आ गया, और ये हमेशा कैसा होगा, यहाँ पे कहीं पे भी देख लो क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा। तो ये आ गए हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू द चार्जेज। चार्जेज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या आएंगे, यहाँ पे क्या आएगा, इधर क्लोजर आ गया और इधर फार्दर अपार्ट आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, क्योंकि यहाँ पे फील्ड लाइंस ज़्यादा थी, इधर फील्ड लाइंस ज़्यादा थी और इधर कम थी, तो यहाँ से क्लोजर 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 आते गए, है ना। उसको अगर और अच्छे से बनाना है तो आप ऐसे कर सकते हैं इस वाले में, क्या आ गया ये, इसको ये दूर दूर कर सकते हैं कि ऐसे दूर दूर हो गया, इधर दूर आ गया और इधर पास आ गया, ठीक है। तो ये आ गए हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के जो भी पॉइंट्स थे वो मैंने क्लियर करवा दिए। एक और बात आती है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, लास्ट में ही लिख देते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इक्विपोटेंशियल surfaces cannot cross each other
एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास, आज हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल पढ़ लिया और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, और उसके बाद हम कंडक्टर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स पे जाएंगे और उसके लास्ट टॉपिक हमारे पास एक कैपेसिटर बच जाएगा बस। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।